नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पैट मतलब कि यूपी पैट 2026 वाला फॉर्म आप सभी का आ चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप लगातार आने वाली हैं, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपकी अध्ययन सामग्री की जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे भारतीय इतिहास की बात करेंगे, इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, इसके बाद हमारा जो भूगोल आएगा, इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, आपकी पॉलिटी भारतीय संविधान की बात की जाएगी, सामान्य विज्ञान की बात की जाएगी, गणित जो आपके प्रारंभिक अंक गणित आती है उसकी बात करेंगे, हिंदी आती है जो आपकी जनरल हिंदी उसकी बात कर लेंगे, सामान्य अंग्रेजी की बात करेंगे, तर्क शक्ति एवं यहाँ पर तर्क मतलब कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे, कुछ आपके जो गद्यांश व्याख्या ग्राफ वगैरह आते हैं उसको भी एक एक करके हम चीजों को देख लेंगे। तो पूरा पैट का सिलेबस आप कहेंगे जो आपके 2 घंटे का 100 प्रश्न आते हैं, इन सभी 100 प्रश्नों के हम यहाँ पर जो है बात डिटेल से बात करने वाले हैं, थ्योरी के माध्यम से बात जो है आपकी करने वाले हैं। और जब ये हमारी लग रही होगी, इसी के साथ साथ हम एमसीक्यू की भी लगाएंगे, जो घटना चक्र का हो जाएगा या फिर बाईसीटी का हो जाएगा, हम एमसीक्यू की भी यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की पूरा कंप्लीटली हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हम क्वेश्चनों को देखेंगे। एक तरीके से आप मैप भी देख सकते हो कि इसमें मैपिंग के माध्यम से बताया गया है। पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आपकी आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो आप कहेंगे मांडा। अब ये मांडा कहां पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे जो नॉर्थ की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो आप कहेंगे दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? आप कहेंगे भारत में महाराष्ट्र में दैमाबाद है। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? सुतकांगेडोर। अब सुतकांगेडोर कहां पर है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में सुतकांगेडोर है, जो कि पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो आलमगीर। आलमगीरपुर की बात किया है तो भारत में है, भारत में भी है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी मेरठ में आप कहेंगे जो है आलमगीरपुर जो है स्थित है, जो कि पूर्वी सीमा का निर्धारण जो है करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो कौन सा है? तो आप कहेंगे जो हड़प्पा है पहले है भारत में, मतलब कि भारतीय महाद्वीप में आता था, लेकिन जब 1947 में बंटवारा हो गया तो इसके बाद यह पाकिस्तान में पहुंच गया। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं, तो जो महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था वह स्थल जहां पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो सीधी सी बात यह कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह या डॉकयार्ड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये कहां पर है? आप कहेंगे भारत में है, गुजरात राज्य में लोथल नामक स्थान पर आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त होती है? सींग युक्त देवता की जो कृति है वो भी लोथल से ही प्राप्त होती है। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहां पर मिला है? तो लोथल से हाथीदांत का पैमाना भी मिला हुआ है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल जो थे आपके व्यक्ति समझ पाए थे। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है, तो आप कहेंगे एक तो आलमगीर है, दूसरा आपका हुलास है। आलमगीर और जो हुलास है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब एक चीज और याद रखना है यहीं पर आपके लिए, एक मांडा है। मांडा कहां पर है? मांडा कहेंगे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर मांडा में अगर मांडी मात्रा लगा दिया जाए तो फिर कहां पर है? तो आप कहेंगे ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो 3 आपके स्थान आपके उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर, हुलास और मांडी। ये आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहां पर है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में है। हड़प्पन संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? आप कहेंगे धौलावीरा। तो धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। जुते हुए खेत के खोज कहां पर, या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अब ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल पूछ रहा है, तो आप कहेंगे राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है और यह हरियाणा राज्य में स्थित है। मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त होता है? मनका बनाने का कारखाना चंदूधड़ों से प्राप्त होता है, रखना है।
भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? कपास की खेती का सबसे जो पहला साक्ष्य है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, याद रखना है। हड़प्पा का वह स्थान जहां से मिट्टी के हल की आकृति मिलती है। तो हड़प्पा का वह कौन सा स्थान जहां से मिट्टी की हल की आकृति मिलती है? बनावली। बनावली से मिट्टी से बनी हुई हल की आकृतियां प्राप्त होती हैं। हड़प्पा का स्थल वह है जहां से सब पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हुए हैं, आप कहेंगे हड़प्पा से मिले हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थल कहां से खोजे गए हैं? गुजरात से। जब स्वतंत्रता हो जाती है भारत की, सबसे ज्यादा जो स्थल है वो आपके गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी पर हैं, किसके द्वारा खोज की गई है और वर्तमान स्थिति कहां पर है। सबसे पहले हड़प्पा की बात किया तो रावी नदी पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी 1921 में खोज की थी और माधव स्वरूप बस 1926 और व्हीलर ने 1946 में इसमें जो है उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना नामक स्थान पर है, जहां पर आप कहेंगे जो है पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी 1922 में इसका उत्खनन किया, मैके ने 1927 में और व्हीलर के द्वारा 1930 में इसका उत्खनन करवाया गया था। तंदुदड़ो की बात की जाए, ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत ये भी पाकिस्तान में है, नवाब शाही जिले में स्थित है। मैके और एन जी मजूमदार इसके उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा आपकी घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अमलानंद घोष और बीपी लाल एवं बी के थापर के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी और उत्खनन करवाया गया था। इसके बाद आता है कोटदीजी। कोटदीजी जो है आपकी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत खैरपुर स्थान पर कोटदीजी है। फजल अहमद के द्वारा इसकी जो है उत्खनन करवाया गया था। रंगपुर की बात किया तो मादर नदी के तट पर है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में रंगनाथ राव ने इसकी जो है खोज की थी। रोपड़ की बात किया तो सतलज नदी के तट पर पंजाब के रोपड़ जिले में है, यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी जो है खोज की है। लोथल की बात किया तो भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी उत्खनन करवाया गया है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी भी उत्खनन करवाया है। सुतकांगेडोर दासक नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे सुतकांगेडोर है और यह सबसे पश्चिमी वाला स्थल है। ऑरेल स्टाइन ने इसकी जो है उत्खनन करवाया था। बनावली की बात किया तो रंगोई नदी के तट पर है, हरियाणा के हिसार जिले में रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। धौलावीरा की बात किया तो लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा पड़ता है। जेपी जोशी रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया है। सुतकोही की बात किया है, सुतकोही जो है आपके सादीकोर नदी के तट पर दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में मतलब कि पाकिस्तान में जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसका उत्खनन जो है करवाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपोर्टेंट हमने बात कभी की है। दूसरा चैप्टर आता है वैदिक संस्कृति। वैदिक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो वैदिक कल्चर में महाभारत ग्रंथ का जो उपनाम है किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को आप कहेंगे सत साहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत तो तब कहा गया जब इसमें 1 लाख जो है श्लोक इसमें जोड़ दिए गए थे, तब इसको महाभारत नाम जो है जाना गया था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है इसका उल्लेख? तो गायत्री जो मंत्र का उल्लेख है वह आपके ऋग्वेद में मिलता है, याद रखना है। वेदों की बात की 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेदिक धर्म था, किससे जुड़ा था? तो आप कहेंगे बहुदेववादी धर्म ऋग्वेदिक धर्म था। ऋग्वेदिक काल में जनता विश्वास करती थी, तो जनता किस पर? बलि एवं कर्म कांड में विश्वास, जनता जो है विश्वास करती थी ऋग्वेदिक काल में। अच्छा, आप लोगों से मेरे कमेंट में क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन नहीं पूछना, सिर्फ आपके बारे में जानना है कि आप किस सिटी से वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी सिटी कौन सी, आप किस शहर से वीडियो देख पा रहे हो, हमें कमेंट करके बताइए। ध्यान से सभी लोग बताइएगा, विदाउट स्किप किए। ऐसा नहीं है कि बताने ही नहीं है, अरे बता दोगे कुछ चला थोड़ी ना जाएगा, तो बता देना है किसके शहर से वीडियो देख पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन आता है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। अब देखो, जिस तरह गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इसी तरह आप कहेंगे गोत्र का भी उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित हैं? जो मंत्र होते हैं वो इंद्रदेव को सबसे ज्यादा मंत्र हैं, 250 मंत्र ऋग्वेद में इंद्र के बारे में बताए गए हैं। और दूसरे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है, जिनके बारे में 200 मंत्र बताए गए हैं, तो ये भी याद कर लीजिए। सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? देखो, मैंने आपको 4 वेद बताए, ऋग्वेद बताया, सामवेद बताया,
यजुर्वेद बताया और अथर्ववेद बताया। इन चारों में जो सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद है, याद रखना। मतलब कि जो आधार रखा गया है वो ऋग्वेद से ही रखा गया है। वह वैदिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? भाई ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए जाना जाता था? जैसे हम कहते हैं ना गेहूं गन्ना, है ना, तो इसी तरह ऋग्वेद में जो यव शब्द का प्रयोग है जौ के लिए जाना जाता था, है ना, जौ के लिए यव को जाना जाता था। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो आप सभी को पता होगा रावी नदी है। वर्तमान में तो रावी नदी कहते हैं, लेकिन उस समय परसुड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। परसुड़ी नदी के किनारे 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? जिस तरह मूल्यवान संपत्ति इस समय अपनी पत्नी को समझा जाता है और उस समय गाय को समझा जाता था, यह रखना है। किसको? गाय को समझा जाता था। वैदिक काल में जिस जानवर को अघन्या माना जाता है वह कौन सी थी? तो गाय को अधन्या माना जाता था। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? उपनिषद में। सबसे पहले जो मोक्ष की चर्चा है वो उपनिषद में मिलती है, रखना है। वैदिक देवताओं का गुरु किसे माना गया है? बृहस्पति को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझी जाती थी, तो कुरु और पांचाल, याद रखना है, कुरु पांचाल को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी जो है, केंद्र बिंदु जो है, समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऋग्वेद में होता शब्द का प्रयोग मिलता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में कौन सी सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी। सबसे ज्यादा जो वर्णन है वो सिंधु नदी को कहा गया है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पवित्र नदी, जैसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे सरस्वती नदी को। सबसे पवित्र नदी की बात किया तो सरस्वती नदी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्णन है वो सिंधु नदी का मिलता है, याद रखना है। शुक्ल यजुर्वेद की संगता क्या है? तो बाज स्नेही। शुक्ल यजुर्वेद की संगता जो है बाज स्नेही है। शतपथ ब्राह्मण में राजा विधि माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है कौन सा है? तो पुरुषमेध का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। गौपद ब्राह्मण संबंधित है, तो गौपद जो ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है ना, अथर्ववेद से संबंधित गौपद ब्राह्मण है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। निराशावाद के पहली बार तत्व मेतारणी में मिलते हैं। एक मेतारणी उपनिषद है जिसमें सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व मिलते हैं। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। जो आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा गया है, सत्य की ही विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन अवस्था ऋग्वेद में समानता क्या है? जैन अवस्था कहां का है? तो आप कहेंगे ईरान का है। जैन अवस्था ईरान का है और ऋग्वेद आपके भारतीय उपमहाद्वीप का है, भारत का है। इन दोनों में समानता देखने को उस समय मिलती है। प्राचीन भारत में निशाका जो निष्क है वो किस लिए जाना जाता था? प्राचीन भारत में जो निशाका निष्क था स्वर्ण आभूषण, मतलब कि गोल्ड को कहा जाता था। इस समय तो बहुत महंगा चल रहा है ना, तो निशाका जो है, निष्क जो है, स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। और निशाका जो था किस तरह था? गले में पहनने वाला हार हुआ करता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। वह कौन सा है? एशिया माइनर, मतलब बोगज कोई अभिलेख है, एशिया माइनर संबंधित है, जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख भी मिलता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति को अगर पढ़ सको तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नचिकेता और यम का संवाद जो है कठोप उपनिषद में मिलता है। कठोप उपनिषद में नचिकेता और यम का बातचीत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कौन सी नदी है जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध है? तो कुब्बा नदी है। कौन सी है? कुब्बा नदी है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है ना। जैसे तरह आप श्रेष्ठ हो, इसी तरह आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर अधर्वयु का अर्थ क्या था? तो अधर्वयु का जो अर्थ था, यज्ञ करने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई राज्य के शासक थे। भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। कोसे शब्द का प्रयोग कहां किया गया? अभी जो कोसे शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। कोसे शब्द का प्रयोग जो है रेशम के लिए किया गया था। किसके लिए? रेशम के लिए किया गया था।
क्लास की संस्कृत में आर्य शब्द का एक क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ भी अर्थ होता है और उत्तम व्यक्ति भी होता है, रखना एक उत्तम व्यक्ति से संबंधित है। इतिहास शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद में सबसे पहले इतिहास शब्द का उल्लेख जो है किया गया था। ठीक है, तो आपने ये दोनों चैप्टर अभी तक कंप्लीट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तीसरा चैप्टर आता है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध की जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित रहने वाला है। जैसे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी नामक एक ग्राम में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई, वह स्थान कहां पर है, तो बुद्ध की मृत्यु जहां पर हुई है वह स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बुद्ध के जीवन की वह कौन सी घटना है जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण जिन्होंने घर को त्यागा था जिसे क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया था, तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध के द्वारा प्रवचन दिया गया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रथम चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश, प्रथम जो उपदेश है वो आप कहेंगे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है ना। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध ने प्रथम जो प्रवचन दिया था उसे ही हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां पर दिए हैं, तो सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए हैं। अब एक तरह एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम वर्षा ऋतु अपनी कहां बिताई थी, तो आप कहेंगे वैशाली में बिताई थी। अभी क्वेश्चन क्यों बता दिया, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई गई, तो आप कहेंगे वैशाली में बिताई है। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहां पर दी गई थी, तो वैशाली में ही स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति भी दी गई थी। बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था, तो देवदत्त, इसका चचेरा भाई था यह देवदत्त जो है बौद्ध संघ का प्रमुख जीवन काल में बुद्ध के ही बनना चाहता था। बौद्ध समाज 4 बार हुई है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में की गई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में की गई थी वैशाली में, सबकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासन काल में। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में की गई थी पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासन काल में। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति ईसवी प्रथम शताब्दी में की गई थी कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर, एक कश्मीर में है, और यह बात करेंगे आप जो है वसुमित्र इसमें अध्यक्ष थे, जबकि अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे, और कनिष्क के कुषाण वंश के शासन काल में की गई थी। तो ये चारों बौद्ध संगतियां इंपोर्टेंट है, मिलाने के लिए आती है। अब इससे आप चाहो तो 10 क्वेश्चन बना सकती है ना, आयोग या 10 क्वेश्चन बना दे, ऐसे मिलाने के लिए दे सकता है। प्रथम दूसरी तीसरी बौद्ध संगति कब हुई, इसके सामने डेट लिख सकता है। हो सकता है कि जगह का नाम पूछ ले, हो सकता है किसका शासन काल रहा ये भी पूछ ले, किसने अध्यक्षता की है ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आता है त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। त्रिरत्न किसको, तो बुद्ध धर्म उस संघ को त्रिरत्न इंगित करता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अभी हमने बताया था राजगृह में हुआ था, है ना, अभी बताया था राजगृह में किया गया था। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, यह कथन किसके द्वारा दिए गए हैं, बौद्ध धर्म में बताया गया है संसार अस्थिर और क्षणिक है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, वह बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो बौद्ध संघ के जीवन के जो नियम प्राप्त होते हैं वो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। किसमें, विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन सा राजा था, तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त से जिसने अनुरोध किया था मेघवर्मन था। मेघवर्मन राजा था जिसने बौद्ध धर्म या बौद्ध विहार बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त से प्रार्थना की थी। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। तो वे 2 बंजारे कौन से थे, एक तो मल्लिक नाम का था, दूसरा तपस्सु नाम का था। ये दोनों बंजारे थे, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म उपदेश देकर इन्हें अपना उपासक बना लिया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। भाई सप्तपर्णी की गुफा कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे राजगृह बिहार में सप्तपर्णी की गुफा जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। भाई विशुद्धि मग्ग नामक जो पुस्तक है यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अब आपको पता होगा बौद्ध धर्म भी 2 धर्मों में बटा था, एक हीनयान धर्म में बटा था, दूसरा महायान धर्म में बटा था।
है ना। इन दोनों धर्मों में जो आपका अंतर है वो छोटा सा अंतर, एक में महापुरुष माना गया है, दूसरे में देवता मान लिया गया है। तो महापुरुष जो है हीनयान में माना गया था और महायान में आपका क्या माना गया था, देवता के रूप में माना गया था। और विशुद्धि मग्ग जो पुस्तक है वो आपके हीनयान संप्रदाय से ही संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था। भाई शून्यता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो नागार्जुन के द्वारा किया गया था। बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध स्थली उत्तर प्रदेश में कौन सी है, तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी बौद्धों के लिए भी जानी जाती है, कौशाम्बी जैनियों के लिए भी जानी जाती है। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, तो कर्म में भी विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। हालांकि अफगानिस्तान का बामियान एक समय पे थोड़ा सा टूटा फूट गया था, मतलब वहां पर विद्रोह जब हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान का जो बामियान है बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, वो है काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो ऐसा कौन सा काल था जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, तो आप कहेंगे कुषाण काल के समय में और कनिष्क के शासन काल में आप कहेंगे जो बुद्ध है उनकी खड़ी प्रतिमा को बनाया गया था। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन है, तो विक्रमशिला विहार के संस्थापक धर्मपाल नाम के व्यक्ति हैं। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त होते हैं। सारीपुत्र के जो अवशेष है वो सांची से प्राप्त होते हैं। वह बौद्ध का पवित्र स्थल जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल है, तो बोध गया है। अब बोध गया कहां पर है, तो आप कहेंगे बिहार राज्य में स्थित है, जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है, तो आपके गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है, तो प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, जो बुद्ध थे वो कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म में सुधार की महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान हैं, तो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के सुधार किए हैं और महती भूमिका निभाई है वो उपाध्याय अतीश की बात किया, तो विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो हमने अभी बौद्ध धर्म से बात की है, अब आता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में महावीर जी की बात करेंगे, इनकी जीवन एवं उनकी शिक्षाएं बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तीर्थंकरों का अगर बात किया है तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं और अंतिम वाले महावीर स्वामी जी थे। तीर्थंकरों का काल क्रम में अभिनंदन, पद प्रभु, विमलनाथ, मनु श्रीवतनाथ ये प्रमुख थे। अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, देखो वैसे तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन प्रॉपर जो पहले संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त कहां पर हुआ था, तो ज्ञान की जो प्राप्ति है त्रिजुपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को प्राप्त हुई। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो जमाली, इनका ही दामाद था जमाली, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, तो जैन धर्म की। हमने त्रिरत्न के उसमें बात की थी, वो बुद्ध धर्म संघ था, और जैन धर्म में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए तो मखली गौशाल है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो सबसे पहले शुरुआती दौर में जो जैन साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। यापनिक संप्रदाय है, यापनिक कौन सा संप्रदाय है, जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तीर्थंकर शब्द का प्रयोग कहां मिलता है, तो जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। वह है जैन सभा, जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया है, तो पाटलिपुत्र में किया गया है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल में कौन है, तो आप कहेंगे जैन रहे हैं। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। जैनियों की पवित्र पुस्तक क्या कहलाती है, आगम सिद्धांत कहलाती है। जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है उसे आगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था वो चारवाक है। चारवाक कहते हैं कि कर्ज लेकर भी अगर घी पियो तो कर्ज लेकर घी पी सको तो घी पी लो, लेकिन चारवाक जो है पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार करते हैं। इसके बाद आता है वेरी 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 इंपोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है मोरवंश, और आप सभी को पता होगा मोरवंश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोरवंश में हम सम्राट अशोक के बारे में मुख्य तौर पर बात करेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो मोरवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इन्होंने अपने प्रधान कौटिल्य की सहायता से जो है धनानंद को पराजित किया और भारतीय साम्राज्य की स्थापना मोरवंश के नाम से की। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट कहां पर की गई थी, तो इसका उल्लेख जो है जस्टिन नाम के व्यक्ति ने
चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट बताई है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में, मतलब गिरनार बोले तो गुजरात के क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया, वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। और इनके जो आप कहेंगे इनके व्यक्ति थे, पुष्यगुप्त के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अभिलेख जिसमें प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वह पश्चिम भारत पर भी है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख मिलता है जिसमें चंद्रगुप्त के पश्चिमी प्रभाव का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक किस सिद्धांत पर है? तो शासन के सिद्धांत पर पुस्तक है। अब देखो कौटिल्य की जो पुस्तक का नाम है वो अर्थशास्त्र है। अब इसमें अर्थशास्त्र तो इकोनॉमी तो है नहीं, क्या है इसमें? पॉलिटी, शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। राज्य के साप्तांग सिद्धांत कौन का सातवां अंग कौन सा है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र, ये राज्य के 7 अंग थे, जिनमें से 7वां अंग मित्र था। मित्र भी बहुत महत्वपूर्ण बनवाता है। वर्तमान में भी देखा जाए अगर मित्र ना हो ना तो जीवन बेकार है ना, जीवन ही बेकार। इसी तरह उस समय राज्य में भी सप्तांग अंग मित्र होना बहुत जरूरी था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जो चाणक्य थे वह विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। वह राजा जिसकी एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, किस अभिलेख में सूचना मिलती है? अशोक के अभिलेख में सूचना मिलती है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़ है ना। अशोक के द्वारा जो सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़ है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा गया, किसने पढ़ा ब्राह्मी लिपि को? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। वह प्राग के अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर से पता जो है चलता है। चलिए नेक्स्ट आता है, अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञों के अशोक ने किन लिपियों का प्रयोग किया था? सीधी सी बात की जाए कि भाई जो नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र था उस समय, उत्तर पश्चिमी वाला भारत का क्षेत्र जो था, इसमें अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है किया गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। फाहियान भारत आया था, फाहियान भारत कब आया था? 399 एडी में फाहियान भारत आया था। कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बात करता है, जिसमें अशोक जो है कलिंग युद्ध तो लड़ा, जीता भी, लेकिन इतना व्यथित हो गया कि इसने युद्ध को त्याग कर अहिंसा का पथ जो है अपना लिया था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है समाहर्ता। जो मौर्यों की मंत्रिपरिषद थी, राजस्व इकट्ठा करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? अशोक का जो समकालीन था, जो तुर्मै था, वो तुर्मै मिस्र का राजा, इजिप्ट का राजा था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह कौन सा धर्म था? वह फ्लीट धर्म था, रखना है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। जो आधुनिक रूप में अपन देवनागरी लिपि लिखते हैं वो ब्राह्मी लिपि से प्राप्त की गई है, ली गई है। इसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजधर्म को अपनाया था, अशोक के द्वारा अपनाया गया था। सांची का स्तूप बनवाया है, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहां पर है? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का है। मौर्य काल में दंड विधान क्या था? काफी कठोर दंड विधान था। कालसी प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेखों के लिए कालसी प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर व्यतीत किए थे? श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अंतिम दिनों को व्यतीत किया गया था। अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा शिलालेख XII है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अशोक ने बात की है। अब हमारा मौर्य वंश के बाद आता है गुप्त वंश, और गुप्त वंश में भी हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे। वह गुप्त शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम था, है ना। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था जिसके द्वारा सिक्कों को जारी जो है किया गया था, याद रखना है। इसके बाद आता है कि रजत सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो प्रथम ऐसा कौन सा शासक था जिसने रजत सिक्कों को जारी किया? चंद्रगुप्त द्वितीय था, याद रखना है। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। वह गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की। हूण बाहरी थे, उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने मार भगाया और उन पर विजय प्राप्त की।
गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार के नाम से जानते हैं। गुप्तों ने जो गोल्ड की मुद्रा जारी की थी उसे दीनार के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है? सती प्रथा, जो महिलाएं सती हो जाती थी, उन सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा की प्रतिमा कब कालांकित की गई है, मतलब किस काल की है? तो भूमि स्पर्श वाली जो मुद्रा सारनाथ में मिली है वह गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता था, तो स्वर्ण युग किस काल को? गुप्त वंश को स्वर्ण युग के रूप में जो है जाना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह कौन सा राजवंश है जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? हालांकि विजय तो प्राप्त की थी लेकिन विचलित भी हो गया था, वह गुप्त वंश था। भाग और बलि थे। भाग और बलि क्या थे? तो गुप्त काल में राजस्व के स्रोतों के रूप में इन्हें भाग और बलि के रूप में जाना जाता था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से कर्म का सिद्धांत जो है आपका संबंधित है। इसके बाद आपके योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। पतंजलि कौन है? योग दर्शन के स्पॉन्सर्स हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम के द्वारा किया गया था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? काम रूप कहां पर है? काम रूप असम राज्य में है, और काम रूप में जो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव नामक व्यक्ति ने बनाया था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से किसे जाना जाता है? भास्कराचार्य को जाना जाता है। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक जो ग्रंथ है, इसके नायक कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है मालविकम नामक कालिदास नामक ग्रंथ के नायक हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। कहां से? ताम्र लिपि बंदरगाह से गुप्त काल में व्यापार जो है संचालन किया जाता था। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख के श्रेणी से प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख जो है कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में मिलता है। वह कौन सा गुप्त शासक है जिसने सिक्कों गुप्तों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व संभाला था? समुद्रगुप्त था। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अब व्यक्ति आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह कन्नौज थी। याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कन्नौज ने प्राचीन में किसने राजधानी स्थापित की है? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन के द्वारा स्थापित की गई थी। महोदया श्री किसे नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को ही महोदया श्री भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हेनसांग यात्री था। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किए थे? तो एक तो कन्नौज में किया था, दूसरा प्रयाग में किया था। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलक सेकंड द्वितीय नाम के व्यक्ति ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब आता है राजपूत काल, है ना, राजपूत पीरियड आता है। तो राजपूत काल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूत काल से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है करवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में किस वर्ष हराया लेकिन अगले वर्ष खुद हार गया? तो 1191 में कहेंगे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में खुद हार गया था। हालांकि हारने की वजह बहुत सारी थी, है ना, लेकिन हारता तो हारा है। तो आप कहेंगे 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और 1192 में खुद हार गया था, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, और ये भी 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान के साथ में था, युद्ध भूमि में ये भी मारा गया था। मिहिरभुज शासक था। मिहिरभुज कहां का शासक था? प्रतिहार वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया और उससे शत्रु जयचंद गहड़वाल की बेटी थी? तो आप कहेंगे संयोगता नाम की लड़की से विवाह किया था, और यह जयचंद गहड़वाल की बेटी थी, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता ले ली थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के थे? तो चौहान वंश के थे। यहाँ पर चाहमान लिखा है, उस समय चाहमान भी कहते थे, चौहान वंश भी कहा जाता था, याद रखिए। उस कवि का क्या नाम है जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी? पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर वर्णन मिलता है, चंद्रबरदाई थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक जो है कविता पृथ्वीराज चौहान पर जो है लिखी हुई थी। ऐसे कौन से दो शहर हैं जहां चौहानों का निमंत्रण था? आप कहेंगे दिल्ली और अजमेर। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1192 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। गोविंद चल गहड़वाल रानी कुमारी देवी का द्वारा धर्म चक्र
जिन विहार बनवाया गया था, सारनाथ में बनवाया गया था। राजपूत काल के बाद हमारा आता है सल्तनत काल। सल्तनत टाइम की बात की जाए तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से जुड़े हुए थे? तुर्क वर्ग से जुड़े हुए थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता? जैसे भूमि नापी जाती थी, इसे मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? सैन्य विभाग के अध्यक्ष को सल्तनत काल में आप कहेंगे आरिज ए मुबालिक कहा जाता था। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के टाइम पीरियड क्या रहा है? तो 1206 से लेके 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आ गया तब तक 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल का टाइम पीरियड रहा है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान था, बहुत बहादुर चंगेज खान था, और यह इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर सीमा पर आक्रमण किया था। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया। एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। दिल्ली का वह कौन सा प्रथम शासक था जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ था? वह बलबन था। बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति को अपनाया था, या रखना है तो रक्त और लोहे की नीति को बलबन के द्वारा अपनाया गया था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? आप कहेंगे तुगरिल खां था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो हम कहेंगे इंपोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बंगाल का गवर्नर बलबन के काल में हुआ है, क्या रखना है। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कौन सी वितरण प्रणाली है? पीडीएस, जो वर्तमान में आज हम देखते हैं राशन प्राप्त होता है, इस पीडीएस को प्राचीन काल में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया था? प्रारंभ कर दिया गया था। उसको ही आज के समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत तरीके से अपनाया जा रहा है, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही पीडीएस प्रणाली को जो है अपना लिया था। वह अपने आप को दिल्ली का सल्तनत खलीफा घोषित किसने किया है? हालांकि दिल्ली सल्तनत में किसी ने भी अपने आप को खलीफा घोषित नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मुबारक खिलजी ने अपने आप को क्या कर लिया था? खलीफा घोषित जो है कर लिया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन एवं उपज का 50% भूमि राजस्व के रूप में वसूला है, वह अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना किसकी सेना से वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। घड़ी या फिर घरे कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी था। आगरा को जिसने राजधानी बनाया हुआ शासक कौन था? सिकंदर लोदी था, जिसने आगरा को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह था जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर उत्तर प्रदेश को कहा गया है। जिस व्यक्ति ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्ते, अभी दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक से कहा गया था हनूजे दिल्ली अभी दूरस्थ, और ऐसा ही हुआ, दिल्ली आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण इसी मूर्ख की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि इसने कारनामे ऐसे किए कि जनता इससे नाखुश हो गई और मूर्ख की उपाधि दी गई, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति यही था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। अच्छा, एक कमेंट करके आप मुझे ये बताइए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? किस देश से आया था भारत में? एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इतिहासकार बदायूं कहता है कि किसकी मृत्यु पर सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली है? कौन कहता है? बदायूं कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कह रहा है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक ऐसा कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान में सभी विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक था। जैसे कि हमने कहा, इस मूर्ख की उपाधि दी गई थी क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी वो योजनाएं में सभी योजनाओं में असफल रहा है। आप सोच सकते हो कि भारत ने उस समय सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी, हालांकि आज तक टोकन करेंसी चालू नहीं हो पाई, उस समय प्राचीन काल में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन करेंसी को जो है प्रचलन में लाया गया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने रोजगार कार्यालय और एक दीवान खैरात दारुल सफा के नाम से स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए आप कहेंगे दीवान खैरात या दारुल सफा नाम से रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी। सब्र कर था, सब्र कर ये नहीं था कोई सब्र कर था, इस सिंचाई कर को सब्र कर के रूप में जाना जाता था, और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसने विभिन्न संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर करने के लिए
स्थापित किया गया था। तो अनुवाद विभाग या कह सकते हो कि ट्रांसलेट विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? अपने चचेरे भाई की याद में फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना करवा डाली थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। बेरोजगारों के लिए सहायता के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना करवाई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाई गई है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया तैमूर ने, दिल्ली को भरपूर लूटा था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक कहेंगे सिकंदर लोदी था, गुलरुखी उपनाम से कविताओं को लिखता था। बात की जाए वह मध्यकालीन शासक जिसने घोषित किया राजस्व ही बंधुत्व और बंधुत्व ही राजस्व, किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के द्वारा, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने राजस्व ही बंधुत्व और बंधुत्व ही राजस्व का इन्होंने जो है आपका घोषणा की थी। बहलोल लोदी एक ऐसा शासक हुआ है अपने दरबार में शिष्टाचार के साथ साथ अपने जो लोग अमीर हुआ करते थे साथ में जिनसे निर्णय लिया करता था उनके बीचम बीच में बैठा करता था और जमीन पर बैठा करता था, ये सिंहासन पर नहीं बैठा करता था। जिसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन सा शासक था? सिकंदर लोदी शासक था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली का बना है बलबन का मकबरा है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसने करवाया था? सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा सुर्खी का प्रारंभ करवाया गया है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहां बना है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन का मकबरा बना हुआ है। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने कराया? अभी सभी को पता होगा जंतर मंतर, है ना, बहुत अच्छे से। हो सकता है इसी को लेके क्वेश्चन पूछ ले जाए। जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया? जय सिंह द्वितीय के द्वारा उस समय करवाया गया था। अमीर खुसरो दिल्ली दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। तूतीय हिंद, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ? तो तूतीय हिंद के नाम से किसे मशहूर माना जाता है? अमीर खुसरो को, और इसका पटियाली में आप कहेंगे जन्म हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो को जाना जाता है, खड़ी बोली के विकास में जाना जाता है। अब आता है वैष्णव धर्म। वैष्णव संतों के द्वारा जो 4 मत स्थापित किए गए, श्री संप्रदाय रामानुजाचार और विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सरकारी संप्रदाय निम्बकाचार द्वैतवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, लिख लेना, एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं। चलिए बात की जाए दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखा है? फिरोज शाह तुगलक था। सल्तनत काल में डाक की व्यवस्था किसने फैलाया? डाक की व्यवस्था को इब्न बतूता के द्वारा सबसे अच्छा वर्णन जो है किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है मुगल सम्राट। अब मुगल सम्राट देखो बहुत महत्वपूर्ण है, मुगल सम्राट से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्योंकि ब्रिटिश जो आए थे मुगल काल में सबसे अंतिम समय में आ गए थे, इसीलिए मुगल काल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मुगल काल में पहला क्वेश्चन आता है वह युद्ध जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। मतलब एक पक्ष मतलब कि बाबर ने तोपों का प्रयोग सबसे पहले भारत में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया गया था, 1526 में प्रयोग किया गया था। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में हराया गया था बाबर ने, राणा सांगा को बाबर ने हराया था। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, सेवानी खान ने पराजित किया था। बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी, काबुल में पातशाह की उपाधि बाबर के द्वारा धारण की गई थी। बाबर के द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए, जैसे पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा बाबर के बीच में बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय बाबर के बीच में बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों बाबर के बीच में बाबर विजय। चारों युद्ध में पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद को देखा, फिर घाघरा पहन के डांस करने लगा। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लो, 1526, 1527, 1528, 1529 और बाबर विजय सभी में हुआ है। वह 2 शासक कौन से थे जिन्होंने 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध लड़ा था? एक तो शेरशाह थे, दूसरा हुमायूं थे। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहां का था? कालिंजर राज्य के विरुद्ध था, तो वहां पर फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ किया था, शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई? तो कालिंजर के युद्ध में हो गई थी। मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो मध्यकालीन जो उच्च शिक्षित शासक था वह शेरशाह था।
भारत में चांदी का सबसे पहला सिक्का प्रारंभ किसने करवाया था? शेर शाह के द्वारा ही प्रारंभ करवाया गया था। वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से बेहतरीन राष्ट्र का निर्माता माना है, के.आर. कानूनगो ने माना हुआ है। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण दिया था। बाद में तानसेन को संरक्षण अकबर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आता है वह व्यवस्था जो ब्याज के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, अकबर ने प्रारंभ की थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का नेतृत्व या सेनापति कौन था? हकीम खान सूर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित है, तो तानसेन है और हरिदास किस गायकों में? ध्रुपद गायकों में सम्मिलित है। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खां तोरबाती था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, हरिविजय सूरी, एक जैन आचार्य थे, अकबर ने सम्मानित किया था, जैन आचार्य को हरिविजय सूरी के नाम से सम्मानित किया था। आदम खां किसके द्वारा मारा गया? आदम खां बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसने एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, बादशाह अकबर को कहा जाता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आप कहेंगे बादशाह अकबर के समकालीन थी। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और एलिजाबेथ भी 1601 से संबंधित रही हैं, तो एलिजाबेथ की समकालीन आप कहेंगे अकबर थी। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह कौन सा प्रांत है जो मुगल राज्य का भाग नहीं था? गोलकुंडा अकबर के राज्यकाल में नहीं था। राजपूतों का वह कौन सा राज्य जिसके शासन में अकबर की संप्रभुता स्वीकार कभी नहीं की? तो मेवाड़ रहा है, जिससे परमानेंट युद्ध किया, लेकिन राजपूतों में मेवाड़ ने कभी भी अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों जिस वंश से हुए वह कछवाहा वंश थे। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह बीजापुर की थी। चांद बीबी कहां की थी? बीजापुर की थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर के द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर राज्य था। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नाम किसका था? नूरजहां का था, जो जहांगीर की पत्नी थी। प्रेम विवाह हुआ था। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी, अबुल हसन को प्रदान की थी। वह शासक जिसने सिख गुरु का सिर कलम करवा दिया था, तो जहांगीर के द्वारा सिख गुरु का सिर कलम करवा दिया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुर्रम ने किया, महाबत खान ने किया और खुसरो ने किया, और जहांगीर ने भरपूर तरीके से इनको दबाया भी है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था, विलियम हॉकिंस नाम का व्यक्ति। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भी आया और विलियम हॉकिंस भी आया है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में मिलने का अवसर दिया। वह कला जो जहांगीर ने संरक्षण दिया, चित्रकला को। सबसे ज्यादा अगर संरक्षण की बात किया, जहांगीर ने आर्ट चित्रकला को दिया था। एल्बम का विकास भी यहीं पर देखने को मिलता है। मुगल सम्राट जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था, तंबाकू जो रगड़ते हैं ना लोग, तो उसको जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। वह कौन से सिख गुरु थे जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता दी? गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने खुसरो राजकुमार जो है विद्रोह की जो है सहायता की थी। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है, तो डच पर्यटक का नाम था फ्रांसिस्को पेलसल्ट। तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया था, वर्नियर को नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां हीरा भेंट किसने किया था? मीर जुमला के द्वारा जो हीरा था वो आज वर्तमान में इंग्लैंड पहुंच चुका है, वो बादशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने दिया था। किससे शाहजहां ने साहेब बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिकोई अपने बड़े पुत्र को दी थी। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है, शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली राजधानी ले गई थी। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। दारा सिकोई को जिस स्थान पर दफनाया गया हुआ है, दिल्ली है। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को कहा रखा गया? औरंगजेब ने रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर कौन रहा है? औरंगजेब रहा है। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वर दास नागर के द्वारा जो है औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करवाया है। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, बीड़ा बजाते थे। मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहण हुआ है, औरंगजेब का किया गया है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया, एक तो बीजापुर था, दूसरा गोलकुंडा था।
बहमनी राज्य की बात की जाए तो बहमनी राज्य आपके 5 राज्यों में बटा था। बीजापुर आदिल शाही वंश था, यूसुफ आदिल शाही ने संस्थापना की थी 1489 में। अहमदनगर निजाम शाही वंश था, मलिक अहमद ने इसके संस्थापक थे, 1490 में स्थापना की। बरार इमाद शाही वंश था, फतेह उल्लाह इमाद शाही ने स्थापना की 1490 में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश था, कुली कुतुब शाही ने स्थापना की 1512 में। बीदर बरीद शाही वंश था, अमीर अली बरीद ने स्थापना की 1526 में। तो बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया था। इसके पांचों राज्य आपके याद रखना है, आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही। इसके बाद आता है संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित है? औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि दी थी? जहां आरा को उपाधि दी थी। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के शासनकाल में फिर से जजिया कर को लगाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। मुगल बादशाह जिसे शाह ए बेखबर कहा जाता है, बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग में प्रभुत्व रहा है, अहमद शाह के शासनकाल में रहा है। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सादत खां अवध का प्रथम नवाब के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा सत्ता औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाली गई थी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और अकारिजा, ये दोनों व्यक्ति जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जो पक्षियों का चित्र बना सकता हो वह मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंश से हिंदू संगीत शिक्षा ली थी, अकबर के द्वारा शिक्षा लाला कलावंश से धारण की गई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। अब ये सासाराम कहां पर है? तो आप कहेंगे बिहार राज्य में सासाराम स्थित है, जहां शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। अब यहां पर एक क्वेश्चन याद रखो, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, और अगर ऑप्शन आ जाता कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप यहीं पर याद कर लीजिएगा। तानसेन का मकबरा कहां है? ग्वालियर में है। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम। और किसकी पत्नी थी? हुमायूं की थी। इन्होंने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, तो यह रबिया उद्दौनी का मकबरा है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, पंचमहल को निर्मित करवाया है। महाभारत के फारसी के अनुवाद के शीर्षक कौन है? तो आप कहेंगे रज्मनामा है। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा को लिखा गया है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा करवाया गया था। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा आपके हुमायूं नामा को लिखा गया है। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका ग्रंथ है? पंचतंत्र का ग्रंथ है। शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि कौन था? कलीम नाम का राज्य कवि था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली के द्वारा किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो आप कहेंगे दारा शिकोह था। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी मुगलों की राजकीय भाषा रही है। बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? लेडेन एवं रस्किन नामक व्यक्ति ने बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आप कहेंगे अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कालिदास का एक नाटक था। कश्मीर के कौन से शासक थे? जैन उल अबिदीन थे। इनका वास्तविक नाम शाही खां था, और इन्हें कश्मीर में अकबर के नाम से जाना जाता था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व होता था। माल जो था, भू राजस्व को माल जो है कहा जाता था मुगल प्रशासनिक में। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव जो था बंदा बहादुर का मूल नाम उस समय था। नेक्स्ट आता है कि रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? नजीब खां सबसे ज्यादा अहमद शाह का विश्वास पात्र था। गजाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम क्या है? तो प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद अयोध्या में सुजाउद्दौला का मकबरा बना हुआ है।
होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलबिडी वर्तमान नाम है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने अकबर के समय ही पंजाब में अमृतसर को स्थापित किया था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था। तो मुगलों के द्वारा जो नवरोज का त्योहार है पारसियों के द्वारा ग्रहण किया गया था। मुगल काल भारत में राज्य की आय का स्रोत क्या था? भू राजस्व रहा है। हालांकि भारत में सभी समय में भू राजस्व ही राज्य की आय का स्रोत रहा है। मुगल काल में मौलिम था। मौलिम क्या था? एक जहाज था जिसे मौलिम कहा जाता था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनक्लिज खां को माना जाता है। भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा पहला दुर्ग या किला जो है कोचीन में बनवाया गया था। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वसुधा चगताई तुर्क थे। वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के द्वारा माना जाता है। मुगल काल में करोड़ी थे, तो भू राजस्व अधिकारी को मुगल काल में करोड़ी के नाम से जाना जाता था। तो पूरा भी हमने मुगल काल में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आता है मराठा। मराठाओं के बारे में बात किया है। मराठा की जो कराधान प्रणाली थी, टैक्स वसूल करने की प्रणाली थी, इसे चौथ और सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति कौन सी थी? तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, सबसे शक्तिशाली शक्ति मराठाओं की थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दामों को चौथ के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। मराठा रानियों ने जिसने 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया हुआ है, ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई थी। इसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। बालाजी बाजीराव के समय पेशवा बालाजी बाजीराव के समय जो मराठा राजा था वह नाचीज, मतलब कि सारे कार्य जो है पेशवाओं के हाथ में चले गए थे। शिवाजी ने मुगलों के किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी ने सरनौबत का पद जो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो मराठाओं के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में सालवाई की संधि पर 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच में विवाद के बीच बोना था। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठाओं को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की? जो गुरिल्ला युद्ध थे वो शिवाजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 में किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के शासक थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को माना जाता है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक एक पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। पुणे कभी राजधानी के रूप में जानी जाती थी, पेशवाओं की राजधानी के रूप में पुणे को जाना जाता है। बाजीराव द्वितीय एक पेशवा थे जो कि 1796 से 1818 तक। किस वर्ष? तो आप कहेंगे 1818 में मराठाओं के द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आक्रमण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया 1818 में। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। तो हमने ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट थे मराठाओं के बारे में बात की। अब आता है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज्य का जो आपका उदय हुआ भारत में और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ भारत में, इसके बारे में बात हम कर लेते हैं। चलिए आता है पहला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की जो सफलता है और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या था? तो अंग्रेजों की जो सेना थी वो बेहतर नौसेना थी जिसके कारण अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी जो है असफल हुए। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली में थी। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए वो पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में मुद्रालय लाने का श्रेय प्रथम कौन था? पुर्तगाली को ही माना जाता है। बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा में पहला कारखाना था। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो लुई चौदहवां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? आप कहेंगे अकबर बादशाह था।
असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य था। तो भारत की स्वतंत्रता से पहले गोवा जो है पुर्तगालियों के शासनकाल के अधीन था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई थी? तो मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई थी। वह स्थान जहां पर प्लासी का युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, वह मुर्शिदाबाद था। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण 1877 में किया गया था। इसके बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए, तो यहां पर आता है आपका अंग्रेजी शासन के, एक मिनट, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जैसे सन्यासी विद्रोह, है ना। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात की जाए, सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल बिहार में हुआ है। किसके, कौन से नेता रहे हैं? तो कैना सरकार और दिरजी नारायण सेन नेता रहे हैं 1763 से 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ है। मजनू शाह और चिराग अली इसका नेतृत्व किया था 1776 से 1777 के बीच में। पहाड़िया विद्रोह बिहार भागलपुर में हुआ, तिलका मांझी के नेतृत्व में 1779 में। चुवारों का विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ, करण कण की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1798 में। चेरों का विद्रोह झारखंड पलामू में हुआ, भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में। पौलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ, वीर पी कट्टा बामन्ना के नेतृत्व में 1799 से 1801 के बीच में। बेला टम्पी का विद्रोह त्रावणकोर में हुआ, बेलू टम्पी और बेलू थम्पी के बीच में 1808 से 1809 के बीच में। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ, सेवाराम के नेतृत्व में 1825 से 1831 ईस्वी में। रामोसी का विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ, चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 से 1829 के बीच में। पागलपंथी का विद्रोह असम में हुआ, टीपू सिंह के नेतृत्व में 1825 से 1827 में। अहोम विद्रोह असम में हुआ, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में। बहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1831 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ, सुरगा एवं सिगराय के बीच में 1831 से 32 के बीच में। भूमिज विद्रोह झारखंड रांची में हुआ, गंगा नारायण हंगामा के नेतृत्व में 1832 में। खांसी विद्रोह असम में हुआ, तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1833 में। कंद विद्रोह उड़ीसा राज्य में हुआ, चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1837 में। हराजी का आंदोलन बंगाल में हुआ, सरियतुल्लाह दादू मियां के नेतृत्व में 1838 से 48 के बीच में। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 के बीच में। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रखना है 1899 से 1900 के बीच में। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 से 1825 के बीच में। नील आंदोलन बंगाल में हुआ, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास के बीच में 1859 से 60 के बीच में। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ, ईशान चंद्र राय शंभूपाल के नेतृत्व में 1837 से 1876 के बीच में। दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, 1874 से 75 के बीच में। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ, अली मुसलियार के नेतृत्व में 1920 से 22 के बीच में। कूका आंदोलन पंजाब में किया गया था, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में एवं राम सिंह के द्वारा 1840 से 1885 के बीच में। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ, सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से 1922 के बीच में। काना भगत आंदोलन बिहार में हुआ, जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ, कंपारन सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 में। और तेलंगाना का आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ 1946 में। तो ये जितने भी आपके आंदोलन महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, 2-3 बार पढ़ लेना। भाई इतना महत्वपूर्ण है, हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं। और आप इससे चाहते हो कि अगर आपको एग्जाम में पास होना है, उनको याद कर लो, अच्छे से कवर कर लो, जिससे कि आपको कंप्लीट सारा पूरा यहाँ पर हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो सहायक संधि को इंदौर के होलकर ने जो है स्वीकार नहीं किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? 1856 में उतार दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कब किया था? तो 1856 में विलय जो है कर लिया था। रिंग्स फेंस की नीति जुड़ा है, तो रिंग फेंस की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स जो है जुड़े हुए हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है? बीडी सावर के द्वारा कहा गया था 1857 की पहली लड़ाई। चलिए नेक्स्ट आता है,
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय बने थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 का प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ से 1857 का पहली बार प्रारंभ जो है किया गया था। चलिए अब यहां पर हमारा आ जाता है 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र। अब 1857 में जो क्रांति हुई है इसके प्रमुख केंद्र कहां कहां रहे हैं इसके बारे में बात। जैसे दिल्ली की बात किया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां के द्वारा नायक या नेतृत्व किया गया था। 11-12 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। निकलसन मारा गया था इसमें, और हडसन इसमें जो है विद्रोह दबाने वाले व्यक्ति थे, ब्रिटिश नायक थे, याद रखना है। कानपुर की बात किया तो नाना साहब धोधुपंत तात्या टोपे इसमें भारतीय नायक थे। 5 जून 1857 को विद्रोह किया था, ब्रिटिश यहाँ के नायक कैंपेबल थे। लखनऊ जो है बेगम हजरत महल नायक किया था, भारतीय नायक थी। 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ, हेनरी नॉरेंस मारा गया था और कैंपेबल विद्रोह को दबाया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 में विद्रोह किया हुरूज के द्वारा। इलाहाबाद में लियाकत अली 1857 कर्नल नील संबंधित रहे हैं। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, अगस्त 1857 में विद्रोह हुआ। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर जो है ब्रिटिश नायक रहे हैं। बरेली की बात करें, खान बहादुर खान 1857 से विद्रोह हुआ। हडसन इसमें विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश नायक रहे हैं। फैजाबाद की बात किया तो मौलवी अहमदुल्ला आपके भारतीय नायक रहे 1857 में। कर्नल नील के द्वारा यहाँ पर जो है विद्रोह को दबाया गया था। इसके बाद फतेहपुर की बात किया तो अजीमुल्ला खान यहाँ पर विद्रोह भारतीय नायक थे। 1857 हुआ था, जनरल रेनल्ड के द्वारा इसको जो है दबा दिया गया था। तो ये 1857 के कुछ कहीं कहीं जगह पर विद्रोह हुए थे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अभी हमने यहाँ पर बात की है। अब आता है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे। तो 1857 में संग्राम के नेता की बात की जा रही है, भैया कौन थे? तो हम बात की जाए तो आप कहेंगे मौलवी लियाकत अली नाम के व्यक्ति थे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? तो वाराणसी में इनका जो है जन्म हुआ था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से माना जाता है, लेकिन इनकी जो समाधि है कहां बनी हुई है? तो आप कहेंगे ग्वालियर में इनकी जो समाधि मध्य प्रदेश में बनी हुई है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट इनको याद कर लो। 1857 के संग्राम में केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था, दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया था। असम में 1857 क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मानी राम थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां थी? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा सिपाहियों की संख्या अवध में थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान थे। 1857 क्रांति में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल कौन था? जेम्स आउटरम थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्काउंट पामिस्टन थे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था, रेलवे में सुधार से संबंधित। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं सी राजगोपालाचारी रहे हैं। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब कर दी गई थी, दंडित अपराधी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उस समय अंडमान निकोबार में जो है कर दी गई थी। कौन थे? यह वायसराय थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है? गाजीपुर में बनी हुई है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक को किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड कर्जन है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, लॉर्ड एलन मरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंट बेंटन के द्वारा कहा गया है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, लॉर्ड हॉल्डिंग द्वितीय के अवसर पर जो प्रवेश पर बम फेंका गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेंटन थे। बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? एमहर्स्ट जो है आपके बंगाल के प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जो है बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। जूम कर लेते हैं, सबसे पहले आपको चीजें क्लियर अच्छे से दिखाई देंगी। तो चैप्टर में सबसे पहले आता है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के समय में किस तरीके से आपके यहाँ पर आंदोलन विद्रोह देखने को मिले हैं। 1929 से 1939 के बीच में मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने के कारण जो है यहाँ पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन जो है हो गया था। तो मजदूर उसमें आंदोलन मंद पड़ने लगा। 1929 से 1939 के बीच में जो ट्रेड यूनियन थी वो कांग्रेस कई गुटों में जो है विभाजित होता हुआ दिख रहा था। वह स्थान जहां पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, तो आप कहेंगे हरिद्वार में। सबसे पहले हरिद्वार में ही हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया था। इसके बाद आता है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रेसिडेंट है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और ये इंपोर्टेंट है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था, तो आप कहेंगे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव जो है रखा गया था। असहयोग आंदोलन को चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण कौन सा था? असहयोग आंदोलन को चलाने की प्रेरणा वाला जो खिलाफत के प्रति अन्याय था, वो सबसे प्रमुख असहयोग आंदोलन चलाने के लिए यहाँ पर तात्कालिक कारण जो है बना हुआ था। खुदाई खिदमतगार का संगठन के संस्थापक कौन है? तो खुदाई खिदमतगार आपको पता होगा, लाल कुर्ती भी इन्हें कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की यहाँ पर बात की जा रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। 1908 में मुस्लिम लीग की स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया था, तो आगा खां के नेतृत्व में चुनाव किया गया था। वह मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित थे। मोहम्मद अली जिन्ना सम्मिलित थे। सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में दिया गया था। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि संजीवनी किसकी पत्रिका थी? तो आप कहेंगे कृष्ण कुमार की पत्रिका थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। 1906 में स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरू जी थे। क्या रखना है? राष्ट्रीय आंदोलन लक्ष्य घोषित करने वाला 1906 में स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव जो है रखा गया था। सेकंड चैप्टर आता है स्वदेशी एवं शवनय अवज्ञा आंदोलन तथा महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है। स्वदेशी आंदोलन की बात किया तो 1905 से संबंधित है, आप सभी को याद होगा। बंगाल विभाजन की बात किया तो 1905 संबंधित है, ध्यान रखना है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन के समय में ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना है। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविसन जुड़े हैं, स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है, तो अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है विनायक दामोदर सावर जी के द्वारा जो है की गई है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है किसने की है, तो BD सावर के द्वारा जो है की गई है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल ने जो है बंगाल का विभाजन किया हुआ था। हालांकि 1911 में रद्द भी कर दिया गया था। यह कथन किसका है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी कपड़ों को जलाना स्वदेशी आंदोलन के समय में निष्ठुर बर्बादी है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया गया था। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बल दिया गया है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, इसके विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा इसका नेतृत्व जो है किया गया था। विदेशी कपड़ों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, और यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे, जबकि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी निष्ठुर बर्बादी है, ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। ठीक है,
प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। ये आपका ऑप्शन वेरी इंपोर्टेंट है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए नमक सत्याग्रह के दौरान, तो गांधी जी का गिरफ्तार होने के बाद उनका जो आंदोलन का नेतृत्व है वो अब्बास तैयब जी ने संभाला था। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। शवना अवज्ञा जब आंदोलन हुआ तो आचार्य विनोबा भावे पहली बार आपके गिरफ्तार किए गए थे। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये किसका कथन है? तो शक्ति के इस विरुद्ध मतलब कि ब्रिटिश के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन महात्मा गांधी के हैं और दांडी मार्च की यात्रा के दौरान जो है किए गए थे। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो गुजरात की संख्या सबसे ज्यादा थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। किसके साथ की थी? अंत तक लड़ो के साथ आदर्श वाक्य के साथ दांडी मार्च की जो है यात्रा को प्रारंभ किया गया था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1930 को, इसीलिए इस तारीख को याद किया जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च को प्रारंभ किया गया था। वानर सेना और मजरी सेना का संबंध किससे है? तो वानर सेना थी लड़कों की और मजरी सेना थी लड़कियों की, और यह जो है आपका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। नौसारी जिला में गांधी जी की यात्रा जो है दांडी मार्च जो है यहाँ पर स्थित था या दांडी स्थित था। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का राष्ट्रवाद चरण। अभी तक आप सभी को पता होगा ब्रिटिश जब बना था सबसे पहले तो उदारवादी चरण रहा है, और उदारवादी चरण की बात किया है 1885 से लेके 1905 तक रहा था, जबकि 1905 के बाद जो है उग्रवाद का चरण देखने को मिलता है। चलिए बात की जाए गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को सबसे पहले फांसी जो है दी गई थी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था, तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन जो है 1904 में किया गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऐसे भी याद करना है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहां की गई थी? तो आप कहेंगे दिल्ली में इसकी स्थापना जो है की गई थी। आता है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ में? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में जो है भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम जो है फेंका गया था। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। याद रखना है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इंकलाब जिंदाबाद है, यह नारा किससे संबंधित है? तो भगत सिंह से संबंधित है, इंकलाब जिंदाबाद है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो काकोरी केस की जो अभियुक्तों की बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन उस समय किया गया था। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थी? तो कभी ऑप्शन आए तो आप कहेंगे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण जो मुल्ला थे वो काकोरी कांड में मुकदमे के सरकारी वकील थे। काकोरी षड्यंत्र कांड वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, चंद्रशेखर आजाद। याद रखना है काकोरी षड्यंत्र कांड में सभी क्रांतिकारियों को जो है मतलब फांसी दे दी गई, कहीं कुछ कर दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है गिरफ्तारी से बच निकले थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कहां पर किया गया था? कानपुर में किया गया था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। वह कौन सा है युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई? मदन लाल डींगरा और ऊधम सिंह, ये दोनों व्यक्तियों को अंग्रेज अधिकारी की इंग्लैंड में हत्या के लिए जो है फांसी दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो आप कहेंगे अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां प्रथम स्वतंत्रता के फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यह कथन भगत सिंह के द्वारा कहा गया। आलोचना भी है और एक स्वतंत्र चिंतन भी है, क्रांतिकारी की दो विशेषताएं भगत सिंह ने यह कथन कहा है। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल भेजा गया था। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कथन किसका है? भैया यह कथन कहा जा रहा है कि क्रांति की तलवार, क्या कहा जा रहा है? क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज, भगत सिंह के द्वारा यह कथन कहा गया है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के
स्वरूप फांसी हुई थी। तो भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी की गई थी लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप। कांग्रेस पर अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया। तो बाल गंगाधर तिलक पर जो है आरोप लगाया गया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अस्थायी सरकार बनी। इसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप कहां से थे? अफगानिस्तान से थे। अब प्रथम महायुद्ध तो समझ रहे होगे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात यहां पर की जा रही है। गदर पार्टी के नेता थे, गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में कहेंगे गदर पार्टी की स्थापना की गई, जिसके नेता लाला हरदयाल थे। कनाडा की यात्रा पर एक जलपोत निकला था जिसका नाम कामागाटा मारू जहाज था, और यह विवादित रहा है बहुत कनाडा में, याद रखना है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, मोटिवेशन दीजिए। इसी तरह लगातार आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। यूपी पैट के लिए याद रखना है, हम जल्द ही आपके लिए एमसीक्यू भी कवर करवाएंगे। एमसीक्यू, मल्टीपल एमसीक्यू लगवाएंगे, इतना एमसीक्यू लगवा देंगे एग्जाम में आपकी कहीं से भी फिर नहीं जाने वाली है ना। स्वराज्य पार्टी के गठन में शामिल है तो लाला लाजपत राय शामिल थे। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी, आपके चित्तरंजन दास के द्वारा। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण शामिल थे। महात्मा गांधी ने जब चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास थे। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे चित्तरंजन दास ही देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। स्वराज्य पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, CR दास के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज्य दल का समर्थन किया हुआ है? तो याद रखना है क्या कहा जा रहा है, स्वतंत्रता से पहले भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का समर्थन M.A. जिन्ना के द्वारा किया गया था। स्वराज्य पार्टी संबंधित है, M.R. जयकर जो है संबंधित रहे हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे साइमन कमीशन के, और यही बहिष्कार का सबसे प्रमुख कारण रहा है। इसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में भारत आया था। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने के प्रयासों से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग जो है सबसे पहले भारत में की गई थी। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक का निर्माण किया गया था। फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष फरवरी 1928 में डॉक्टर M.A. अंसारी थे। नेक्स्ट चैप्टर आता है कि विधायी संशोधन तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जाता है, एक कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। और यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। एक ऐसी कार मिल गई जिसमें क्या है, इसमें ब्रेक तो रखे हैं लेकिन इंजन इसमें नहीं है, और ब्रेक क्या क्या करेंगे? कद्दू। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू हुआ? संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। रखना किसको? गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिस पर क्रिप्स मिशन भारत आया था, वह कौन सा वर्ष था? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? सन 1942 में आया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आप कहेंगे 9 अगस्त 1942 को बंबई के गवालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है की गई थी।
किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना की गई? तो जाति सरकार की स्थापना मिदनापुर में की गई थी, बंगाल में 1942 में की गई है। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या अथवा आजादी के प्रयास में अपने दिवंगत हो जाएंगे, यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहे गए थे। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है। क्या है? आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हम इसे कसकर पकड़ लेना है, और यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा बंबई से की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था, बंबई में बंदी बना लिया गया था। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया जिले में भारत में समानांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन दौरान की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संगठित किया गया था। यहां मतलब कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहे थे। किसने कहे थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा यह कथन कहे गए थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ थे और उनका नाम था लुई फिशर। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी के साथ एक पत्रकार थे जिनका नाम लुई फिशर था। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान करो या मरो का नारा किसके दौरान दिया गया? महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान दिया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किले पर दिल्ली में मुकदमा आईएनए के अधिकारियों पर जो है चलाया गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आजाद हिंद फौज कब मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस को 12 नवंबर 1945 को मनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कब गठित की? 21 अक्टूबर 1943 को गठित की थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। आजाद हिंद फौज वह सैनिक जिसने 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया, राशिद अली को दिया गया था। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ? कटक, उड़ीसा में हुआ था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा जो है दिया गया था। अखिल भारतीय अगर आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं बात की जाए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा बंबई में की गई थी। बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां डाका में की गई थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल एवं गरम दल के विभाजन में हुआ था सूरत में। होम रूल लीग का आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता किया गया था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री लॉर्ड मेंटू की घोषणा के साथ की गई थी। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 को गई थी, जलियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित यहां पर जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी संबंधित हैं। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1920 को हुआ गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की बात किया तो 1 जनवरी 1930 की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन भारत का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था।
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, 5 अप्रैल 1930 तक। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। समन्वय आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को समन्वय आंदोलन के दौरान की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी वायसराय इरविन के मध्य में संपन्न हुआ था और समन्वय आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को आप कहेंगे हुआ था और मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। पूना एक्ट जो नर्मदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। इसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके 71 से 148 स्थान सुरक्षित करे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की स्थापना सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एम जोशी के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन आप कहेंगे 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय निम्नलिखित को संबंधित रहे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफन क्रिप्स से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी संबंधित है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ। आईएनएस तलवार के सैनिकों के द्वारा, तलवार मतलब एक जहाज का नाम था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंट बेंटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटेन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1942 को की गई भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ। शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान जो है इसमें दी थी। तो ये आपके कुछ आपके फैक्ट हैं जो इसको आपको याद कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है भूगोल। जैसे कि हमने आपको बताया हिस्ट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा भूगोल आएगा और भूगोल के बाद फिर हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट हम बात करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू वीडियो आती रहे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना है अपने ग्रुप वगैरह में, जो कि मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, मल्टीपल टेस्ट सीरीज हैं, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।